अब तक तुमने जितनी भी YouTube वीडियोस देखी होंगी अनसीन पैसेज पे, उसमें सब में जनरल क्वेश्चंस की जनरल ट्रिक्स बता के छोड़ दिया। बट आज इस वीडियो में पहली बार हम इस साल के सैंपल पेपर में दिए हुए दोनों पैसेजेस को देखेंगे डिटेल में, उनके एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ ट्रिक्स से, कुछ लॉन्ग फॉर्म मेथड से डिटेल में समझेंगे, ताकि ट्रिक्स के चक्कर में तुम्हारा अनसीन पैसेज का 20 मार्क्स 420 ना हो जाए। क्या के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग। मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो कोई नॉर्मल अनसीन पैसेज की वीडियो नहीं होने वाली कि बस मैं ऐसे स्क्रॉल करूं, दिखाऊं, पहले क्वेश्चन रीड करूं, फिर चलो चलो खोजते हैं आंसर खोजते हैं। नो बडी, नो 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 वे। इंस्टेड हम इस वीडियो में इस तरह से अनसीन पैसेज देखने वाले हैं कि इसके बाद तुम्हें किसी भी टाइप के अनसीन पैसेज में कभी भी दिक्कत पूरी लाइफ टाइम में नहीं होने वाली, और खासकर अपने इस साल के एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी पेपर से, उसी सैंपल पेपर से हम सारे टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस को कैसे करना है ये देख लेंगे। जैसे दो क्वेश्चंस आएंगे, दो, पहला एक रहेगा डिस्कर्सिव, ठीक है, पहला एक रहेगा डिस्कर्सिव और दूसरा एक रहेगा फैक्चुअल पैसेज, केस बेस्ड पैसेज। तो ये देखो, ये है एक डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कुछ कुछ पैसेज दिए होंगे, पैराग्राफ्स, 5 पैराग्राफ अगर दिए हैं, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर पूछा होगा। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप रहेगा क्वेश्चंस रीड करना एज यूजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद ही हमारा सेकंड स्टेप रहेगा पैराग्राफ पढ़ना। मैंने क्या बोला? पैराग्राफ पढ़ना, पैसेज नहीं। पैराग्राफ कौन सा? जो वहां पे मेंशन है, 2 3 इस तरह से कुछ कुछ मेंशन होता है, और दिखाता हूं कैसे। जैसे पहले क्वेश्चन में कुछ मेंशन है नहीं, दूसरे में हाँ, देखो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ 1। फिर तीसरे क्वेश्चन में भी लिखा है द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इन पैराग्राफ 3। तो इस तरह से कई जगह पे तुम्हें ये लिखा हुआ मिलेगा, तो ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि उस रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। बट हम सबसे पहला क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोएट्री, ये क्वेश्चन पढ़ा पहला, और दूसरा भी जो साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले से ही है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ 1। बस दो क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसके बाद हम चले जाएंगे कहाँ पे? अपने पैराग्राफ 1 में जो मेंशन है, ठीक है, पैराग्राफ 1 पे आ जाओ, ऊपर 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 ऊपर, ये अब पढ़ो पैराग्राफ 1 मेरे साथ। बिल्कुल पेशेंटली करना है, बिल्कुल पेशेंस के साथ, इजिली कर लोगे। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोएट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। ठीक है, क्या बोला? एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट। अब तुम्हारे लिए तो बिल्कुल सच बात है यार, हाई स्कूल में हो तुम और पोएट्री पढ़ना है, रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मूवमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेस एंड इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स। ठीक है, मतलब बहुत अजीब सा काम है, फ्रस्ट्रेशन वाला काम है। अब इतना हमने पढ़ लिया और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इतना पढ़ने से ही हमें पहला आंसर मिल गया है। What was, क्या बोला था? Which of the following statement best describes the author attitude towards studying poetry? ऑथर का क्या सोचना है पोएट्री की तरफ? बेस्ट डिस्क्राइब कौन से करता है? ABCD में से तो पढ़ो। ए क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ो बारी बारी से। फाइंड्स पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस। बी बिलीव्स दैट द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडिंग पोएट्री इज नॉट वर्थ द एफर्ट। सी recognizes the challenges of studying poetry but also acknowledges the rewards it offers. D feels that poetry is too obscure and abstract for the average person to appreciate. अब अगर बस तुम 2 लाइन पढ़ करके चले आए हो तो तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, ये रोलर कोस्टर वर्ड यूज हुआ है ना, तो यही आंसर सही है, बी। बट ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब जब करेंगे हम कंप्लीट पैरा, वो पढ़ना जरूरी है। आओ पढ़ो ध्यान से पूरा। लेट्स बी रियल हियर, पूरा पढ़ो, उसकी मीनिंग निकालो। Some poems are just plain confusing and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning. कह रहे हैं कि कुछ कुछ पोएम तो प्लेन कंफ्यूजिंग होती है और कितनी भी रीरीडिंग कर लो उसका मीनिंग डिसाइफर नहीं कर सकते। डिसाइफर मतलब डिकोड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस द puzzlement that results from such instances can be both vexing and demotivating. If solving a riddle is what was intended, then playing Sudoku is a better option. One is led to ponder if ऑब्सक्यूरिटी वॉज द गोल। ठीक है, पढ़ लिया पहला पैराग्राफ। पूरा पूरा पैराग्राफ में क्या बताया गया है देखो, कि हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए एक रोलर कोस्टर राइड होती है पोएट्री पढ़ना। ये दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय मूवमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन। कहीं कहीं पे हमें अप्रिसिएशन फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, और कहीं कहीं पे बीच में इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो द puzzlement दैट रिजल्ट फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी बोथ वैक्सिंग एंड डीमोटिवेटिंग। डीमोटिवेटिव हो सकता है। तो अगर हमें एक रिडल ही सॉल्व करना है तो एक सुडोको खेल लेते हैं, वो बेटर ऑप्शन है एक पोएम पढ़ने से अच्छा। तो ये हमारा पोएट, हमारे राइटर यहाँ पे इस पैरा 1 में कहना चाह रहे हैं। आगे, कन्वर्सली सम पीसेस रेजोनेट विद रीडर सोल। देखो यहाँ पर है एक
बेटर स्टेटमेंट कि कन्वर्सली सम पीसेस रेजोनेट विथ रीडर्स सोल, बट कुछ कुछ पीसेस रीडर्स की सोल के साथ रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं, स्टिरिंग फीलिंग्स ऑफ वार्मथ, हैप्पीनेस एंड कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड. Often these compositions center on themes that are universally understood, such as love, nature, or faith. Being able to actually understand what poet is trying to say can feel like a little victory and is a welcome relief after grappling with more perplexing poetry. यहाँ पर की गई है पॉजिटिव बात कि जब लव, नेचर और ये सब की बात होती है और हम उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है, तो एक वेलकम रिलीफ होता है. ठीक है, अब देखो, तो फाइंड्स पोएट्री टू बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस, ऐसा नहीं है. सेकंड पैरा पढ़ के हमें मालूम पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है कि एक मीनिंगलेस काम है पोएट्री पढ़ना. तो बिलीव दैट द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडीइंग पोएट्री इज नॉट वॉट द एफर्ट. क्या ये एफर्ट के वर्थ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. सेकंड पैरा में हमने यही पढ़ा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमें समझ आता है तो अच्छा लगता है रीडर्स को. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. रिकॉग्नाइजेस द चैलेंजेस ऑफ स्टडीइंग पोएट्री. पहले तो पोएट्री पे क्या क्या चैलेंज है वो बताया हमारे पोएट ने, राइटर ने, बट ऑल्सो एक्नॉलेजेस द रिवॉर्ड्स इट ऑफर. बट रिवॉर्ड जो है उसको भी समझाया है. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ 1. कि राइटर की टोन क्या है, तो इसके लिए कुछ कुछ टोन समझ लो. टोन क्या होता है अगर मैं तुम्हें सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो मूड ऑफ राइटर वाइल राइटिंग दोस लाइन्स. वो लाइन, वो पैराग्राफ लिखते समय राइटर का क्या मूड था, वो होता है टोन. जैसे क्रिटिकल मीन्स जब वो सीरियस है, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स जब वो होपफुल है, बहुत एक नई मोटिवेशन लाना चाहता है. ठीक है, जॉयफुल जब वो खुश है, बस खुश है, खुश महसूस कर रहा है. ठीक है, फ्राइटेंड जब वो एंग्री है, और डिप्रेस्ड जब वो सैड है. इन पांचों में से कोई सा भी नोट वहां पर लिख देना. जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो, व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर इन द गिवन लाइन्स. कौन सी लाइन्स में, ये है लाइन्स नीचे लिखी हुई है, वही पैरा 1 में जो हमने पढ़ी थी कि इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोकू इज बेटर ऑप्शन. वन इज लेट टू पॉन्डर इफ ऑब्सक्यूरिटी वाज द गोल. कि वन इज लेट टू पॉन्डर कि एक हमें सोचने पे विवश कर देता है, विचार करने में, कि इफ ऑब्सक्यूरिटी वाज द गोल. तो अब इसमें क्या है बताओ, पोएट का टोन, पोएट इसमें क्या सोच रहा है. ऑब्वियसली एक क्रिटिकल थिंकिंग से पोएट सोच रहा है. पूरे पर हमने देखा, हमने 2 पैरा जो पढ़ा हमने देखा कि पोएट पोएम्स के बारे में बता रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, और इसलिए यहाँ पर टोन होगा क्लियरली क्या, क्रिटिकल, सीरियस. कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने देखो, ये है जॉयफुल टोन का कि जब पोएट काफ़ी खुश है. ये है फ्राइटेंड का कि जब राइटर एंग्री होता है. और ये है डिप्रेस्ड टोन जब राइटर डिप्रेस्ड होता है. समझ गए. उसी तरह से ये है ऑप्टिमिस्टिक टोन जब राइटर होपफुल होता है. अब आओ सेकंड के बाद अपने थर्ड क्वेश्चन पे. कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली. ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजरी इन पैराग्राफ 3. ठीक है, पैराग्राफ 3 में है इसका आंसर, क्लियरली यहाँ बता दिया गया. सच एज कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई एंड जंप अप एंड डाउन विद जॉय ग्रेटली अफेक्ट द रीडर बिकॉज. बताओ, ग्रेटली अफेक्ट द रीडर बिकॉज. एक बार पैराग्राफ 3 पे आ ही जाते हैं, बिना पढ़े कोई भी आंसर टिक मत करना. हमने देखा था पहले बार में ही कि गलत टिक कर सकते हो. तो आप रीड करते हैं थर्ड पैरा. देन देयर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज. कुछ पोएम इमोशनली चार्ज होती हैं. द वंस दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल. मतलब कर्ल अप इन अ बॉल का मतलब कि बिल्कुल कर्ल अप हो जाओ, सिकुड़ जाओ. ठीक है, और क्राई और जंप एंड डाउन विद जॉय. ठीक है, उछलने कूदने लग जाओ जॉय में, खुशी में. तो ये क्या है, ये एक इमेजरी है. ठीक है, पोएटिक डिवाइस है, अगर तुमने पढ़ा है तो मालूम होगा. वन इज लेफ्ट इन द ऑ ऑफ द पोएट्स एबिलिटी टू कन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स. लेट्स नॉट फॉरगेट द डाउन राइट वियर्ड पोएम्स. अब कुछ कुछ पोएम क्या होती है, डाउन राइट वियर्ड पोएम्स होती हैं. दीज आर द वंस दैट डिफाई कैटेगराइजेशन, जो कैटेगराइजेशन को डिफाई करती हैं, एंड लीव द रीडर टू देयर ओन डिवाइसेस इन अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट मीनिंग. ठीक है, इसमें छोड़ दिया जाता है कि खुद से रीडर अपना मीनिंग निकालेगा. द ऑथर्स यूज ऑफ figurative language and unconventional imagery can create a sense of bewilderment. ठीक है, that is either intriguing or off-putting. Regardless, the reader can appreciate the uniqueness of the work. पढ़ लिया पूरा पैरा. अब नीचे आओ, इसको कंप्लीट करते हैं. अपना जो क्वेश्चन था कि ग्रेटली अफेक्ट द रीडर बिकॉज. अब बताओ, इसमें पूछा गया है कि जब भी पोएट ऐसा कुछ यूज करते हैं कि कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई, जो एक इमेजरी है. ठीक है, लिखा है ना विविड इमेजरी. इमेजरी मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बात करना कभी भी. फिर जंप अप एंड डाउन विद जॉय. तो ये सब ग्रेटली इफेक्ट द रीडर बिकॉज. रीडर को क्यों इफेक्ट करता है बताओ. ये रीडर का क्या करता है, इंटरेस्ट बढ़ाता है. बिकॉज इट
इनहेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ रीडर। यही सब बातें बढ़ा चढ़ा के ना कर लपिना बॉल ट्राई कि इतना रोना आ रहा है कि एक इतना सिकुड़ के रो रहा है कि जैसे कि बॉल में सिकुड़ गया है। फिर अगर खुश है तो जंप अप एंड डाउन विद जॉय, इतना खुश हो गया है कि कूद रहा है, उछल रहा है। तो ये सब बातें क्यों की जाती है, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक बातें किसी भी चीज़ में, किसी भी टाइप की पोएट्री या प्रोज में, ताकि रीडर को मजा आए। इट इनहेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। आगे आओ, देखो फोर्थ क्वेश्चन। द पैसेज includes some words that are opposite of each other from set A to E below identify two set of antonym। इसमें से दो सेट एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड, और सिनोनिम क्या होते हैं, सेम वर्ड, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड। तो पहला है इंट्रीगोइंग एंड ऑफ पुटिंग, दूसरा है डिसाइफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, तीसरा है अप्रिशिएट एंड अपलॉड, चौथा है सिंपल एंड चैलेंजिंग, और पांचवा है इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब भैया हमें इन सारे वर्ड के मीनिंग तो नहीं पता है, यहाँ हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे, देखो अब हमें कुछ वर्ड तो एकदम सिंपल है ना, जिनका मीनिंग तो पता ही है। जैसे डी देखो, सिंपल एंड चैलेंजिंग, क्या ये दोनों सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं, बताओ। एक तरफ बोला गया सिंपल और एक तरफ बोला गया चैलेंजिंग। बिल्कुल देखो ये एंटोनिम परफेक्ट है, तो ये टिक किया एक। और क्या बोला गया, इमोशंस एंड फीलिंग्स। अब देखो ये तो एंटोनिम नहीं है, इमोशन और फीलिंग दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, इसको काट कर दो। हमें ढूंढना है क्या क्या एंटोनिम का सेट है। फिर ये डिसाइफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, मैंने ऊपर ही बताया डिसाइफर मतलब क्या होता है, उसको डिकोड करना, और इंटरप्रेट का मतलब भी होता है समझना, डिकोड करना, तो ये भी नहीं है, कट कर दो। फिर अप्रिशिएट एंड अपलॉड, क्या, अप्रिशिएट एंड अपलॉड। अब अप्रिशिएट भी होता है तारीफ करना और अपलॉड भी होता है तारीफ करना, तो ये भी कट कर दो। तो एक हमने कर लिया था फाइंड और एक ये हो गया, दो सेट हमें यहाँ पे ढूंढने थे। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ए एंड डी इज द आंसर। यही दोनों है एक दूसरे के एंटोनिम। इंट्रीगोइंग और ऑफ पुटिंग आपस में एंटोनिम, सिंपल एंड चैलेंजिंग आपस में एंटोनिम। नीचे आ जाओ, फिफ्थ, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। वी कैन से दैट द ऑथर टोन बिकम मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑथर का मूड टोन बहुत न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव हो जाता है व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम्स, जब वो वियर्ड पोएम्स को डिस्कस करते हैं, कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोएट्री। बिकॉज, क्यों, बताओ क्यों। अब देखो जैसे जैसे नीचे आओगे क्वेश्चन 5, 6, तो ये सब के लिए तुम्हें पूरा पैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, तभी तुम्हें आंसर क्लियर मिलेगा। हमने अभी पढ़ा था सिर्फ पैरा 3 तक, अब पैरा 4 पढ़ते हैं। देखो, रीड करो। डिस्पाइट द वाइड रेंज ऑफ इमोशन एंड रिएक्शंस दैट कम विद स्टडिंग पोएट्री, इट कैन बी अ रिवॉर्डिंग परसूट। देखो पोएट्री के बारे में पूरा का पूरा वो है, तो बोला गया कि जैसे वाइड रेंज ऑफ इमोशन और रिएक्शन मिलते हैं पढ़ते वक्त पोएट्री को, पोएम्स को, बट इट कैन बी अ रिवॉर्डिंग परसूट, हमें रिवॉर्ड भी मिल सकता है, रिवॉर्डिंग परसूट। Not only does reading poetry allow one to appreciate the artistic beauty of the written word, but also enables one to develop crucial critical thinking and analytical skills। बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ मज़ा नहीं आता है रिटन वर्ड को पढ़ने में, आर्टिस्टिक ब्यूटी को पढ़ने में, इंस्टेड क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी होती हैं, इनहेंस होती हैं। द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड और सॉल्विंग अ पजल, but the sense of accomplishment derived from mastering a challenging piece can be deeply gratifying. Finally, impressing an English teacher with a well-analyzed poem can be a source of pride and validation। ये देखो लिखा गया है, ये फाइनली अगर एक इंग्लिश टीचर को तुम इम्प्रेस कर देते हो अच्छे से पोएम एनालाइज करके, तो इट इज अ सोर्स ऑफ प्राइड एंड वैलिडेशन। बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है, क्लास में तुम्हें बिल्कुल प्राइड और वैलिडेशन के साथ देखा जाता है। फिफ्थ पढ़ो, थोड़ा सा ही बोरिंग लग रहा होगा पढ़ना, बट यार ये ऐसे ही सॉल्व होगा, बिल्कुल अनसीन पैसेज पूरा रीड करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, वरना गलत आंसर मार्क कर दोगे, जो मैंने पहले वाले में करके तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया। ओवरऑल स्टडिंग पोएट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कि क्या मिलने वाला है, बट वेदर इट्स कॉम्प्लेक्स, इमोशनल, सिंपल और जस्ट डाउन राइट वियर्ड, ये सब क्या है आगे हम देखेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है इन सारे वर्ड्स का, इन सारे टर्म्स का। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी गेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस। So let's applaud all the poets out there for making us laugh, cry, scratch out heads and occasionally feel like a genius। ठीक है, पढ़ लिया कि सारे के सारे पोएट्स को अपलॉड करना चाहिए, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, क्या बोला गया है कि हम कह सकते हैं, क्या लिखा है, वी कैन से दैट द ऑथर्स डोंट बिकम मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यानी क्रिटिकल बन जाता है व्हेन डिस्कसिंग वियर्ड पोएम, जब वो वियर्ड पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कंपेयरिंग टू अदर टाइप्स ऑफ पोएम्स। क्यों? क्योंकि ऑथर का मानना है कि वियर्ड पोएम्स यार कभी कभी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, और डिसअपॉइंटिंग होने के साथ साथ वो यूनिक भी हो सकती है और मज़ा भी आ सकता है पढ़ने में। ठीक है, एक चैलेंज मिल सकता है रीडर्स को, ये ऊपर लिखा था ना,
यहाँ पर हमने यही तो देखा था कि कभी कभी देखो, यहाँ देखो, अनलॉकिंग अ पोएम्स मीनिंग कैन फील लाइक क्रैकिंग अ कोड और सॉल्विंग अ पजल, बट द सेंस ऑफ accomplishment derived from a mastering a challenging piece can be deeply gratifying। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, ये दोनों लाइन पढ़ लो। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख करके कंप्लीट कर देनी है आगे की। अब बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। अब देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं कंपैरिजन। क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कंपैरिजन। किसी एक चीज़ से कंपेयर करो, न्यू सिटी से। किससे कंपेयर करने को बोला गया है, एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। बिल्कुल सही बात है। अब इसी से एक्सप्लोर करो, तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए जिस चीज़ से एक्सप्लोर करने को बोला गया है उसके बारे में जो जो तुमको मालूम है लिख लो। अब न्यू सिटी एक्सप्लोर करने में क्या क्या, 3 पॉइंट कुछ भी लिख लो और उसी बेसिस पे कंपेयर कर देंगे। जैसे, अरे बहुत ईजी है यार, बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है कि जैसे एक न्यू सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए हमें चाहिए ओपन माइंड। ठीक है, ओपन माइंड एंड पीसफुल माइंड। ठीक है, शांति से हमें नए सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए जब भी तुम नए सिटी में घूमने गए हो, और ओपन माइंड के साथ, ना गुस्सा ना कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर सेकंड चीज़ क्या लिख सकते हो कि तुम्हें जब भी तुम नई सिटी घूमने जा रहे हो तो थोड़ी बहुत डिटेल समझ में आनी चाहिए। डिटेल्स शुड बी अंडरस्टूड, है ना, शुड बी अंडरस्टूड, समझ में आनी चाहिए। फिर और क्या कर सकते हो कि सरप्राइजेस मिलेंगे तो इसलिए यू शुड बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। अब ये 3 चीज़ हमने लिख ली, इन्हीं 3 चीज़ों को तुम देखोगे कि हाँ यहाँ पर भी मिलेगी। जिससे कंपेयर करना है, कंपेयर किससे करना है, कंपेयर करना है रीडिंग पोएट्री से। ये तो कंपेयर करना है बेस्ड ऑन रीडिंग ऑफ पैसेज हाउ स्टडिंग पोएट्री कैन बी। ठीक है, स्टडिंग पोएट्री से। तो यार पोएट्री में भी तो यही होता है ना। अगर देखो ख्याल से हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा, पैसेजेस पढ़ा, उसमें क्या देखा, पोएट्री में भी क्या हो रहा है कि हमें एक ओपन माइंड चाहिए, एक पीसफुल माइंड, स्टेबल माइंड चाहिए किसी भी पोएट्री को समझने के लिए। क्योंकि उसमें क्या कर रहे होते हैं हम, एक्चुअली डिसाइफर कर रहे होते हैं या डिकोड कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिटेल्स हमें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि कोई पोएट्री क्या होती है, हमने ऊपर ही देखा, कोई पोएट्री किसी अलग स्टाइल में लिखी होती है, डाउनवर्ड स्टाइल में, कोई पोएट्री किसी अलग स्टाइल में लिखी होती है। और थर्ड पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो कि जैसे पोएट्री को पढ़ने के लिए जो उसका जो स्टाइल है वो हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर आंसर तुम्हें आज स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाउ आते हैं 7th क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हीनास एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। अब हीना का एक्सपीरियंस का क्या है, देखो, हीना स्पेंड्स hours trying to analyze a poem for her assignment and finally feels a sense of accomplishment and pride once she understands। यहाँ अब उसको accomplishment और pride कब फील होता है, पढ़ो सारे ऑप्शन। Only those with natural talent for poetry should engage with it। Persistence makes studying poetry a rewarding pursuit। यानी अच्छे से पढ़ो, देर तक पढ़ो, सही से टाइम लगा करके मेहनत से पढ़ो तो पोएट्री एक रिवॉर्डिंग परस्यूट है। जो लाइन ऊपर लिखी थी, स्टडी ऑफ पोएट्री इज गारंटीड टू इम्प्रेस अदर, नहीं, सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होता। द एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोएट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड्स गेन, बिल्कुल नहीं। मतलब कि एफर्ट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, ऐसा नहीं है जितना एफर्ट डालोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं। तो ए और बी स्टेटमेंट बचते हैं। ए क्या है, ओनली दोज विद नेचुरल टैलेंट, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको भी पोएट्री समझ में आएगी और इट विल बी अ रिवॉर्डिंग परसूट। बात तो सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नीचे आ जाओ, स्टेट वेदर, क्या स्टेट करना है पहले पढ़ो तो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन्स डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज डाउनराइट पोएम। तो मैंने बोला था ना, इन सब का पहले मीनिंग समझ लो क्या है। इन सब की मीनिंग तुम्हें मालूम होनी चाहिए। किनकी किनकी, ये जितने टर्म्स बोले गए। सिंपल क्या होती है, सिंपल पे मतलब कि बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी हो यार, सिंपल टेक्स्ट, बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी ना हो लैंग्वेज में, लिखने के पैटर्न में, जैसे ये सामने दिख रहा है। फिर कॉम्प्लेक्स, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है राइटिंग पैटर्न में, जैसे ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इमोशनली चार्ज, यानी कि इमोशन के साथ खेला जाए, इमोशन के ऊपर ही पोएम, जैसे ये वाली जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रही है एग्जाम्पल के लिए। फिर डाउन राइट रियड का मतलब होता है तो थोड़ी सी वियर्ड पोएम हो, फनी पोएम हो, उसको बोलते हैं, जैसे ये स्क्रीन पे तुम्हारी दिख रही है। तो अब ये वाली को पढ़ो और बताओ ये कौन सी है इन चारों में से, 1 2 3 4 में से कौन सा टाइप का है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड्स चर्प, नेचर वेक्स अप, अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट। बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे लिखी है और सिंपल पोएम है, इसमें कोई इमोशंस के ऊपर बात नहीं हुई है। तो ये कौन सी होगी इन चारों में से, सिंपल पोएम। अगर इसमें ही क्या होता, इसमें ही लिखा होता कि कुछ इमोशन के बारे में बात हो रही होती, किसी पर्टिकुलर इमोशन के बारे में, तो वो जाती इमोशनली चार्ज, ठीक है। और अगर ये कोई फनी पोएम होती तो वो जाती डाउन राइट वियर्ड। ये हमने खत्म कर दिया अनसीन पैसेज 1 विच वॉज डिस्कर्सिव पैसेज। अब बढ़ते हैं
केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज की तरफ। इसमें भी वही 3 स्टेप सेम रहेंगे। पहला रीड नहीं करना है, पहला क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। फिर दूसरा स्टेप देखना है कि कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर, उस पैराग्राफ पे आना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 and 2। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 and 2। एनालॉजी मतलब क्या, कंपैरिजन, ठीक है। वी कैन से दैट द सिचुएशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कंक्रीट स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल विद अ फिश लिविंग इन अ फिश बोल एंड द नीड फॉर वर्टिकल गार्डन टू द नीड फॉर डेकोरेशन इन द फिश बोल। बिकॉज क्यों, तो इसके लिए आओ पैराग्राफ 1 और 2 जब यहाँ पे लिखा ही हुआ है तो एक बार पैरा 1 and 2 पढ़ लेते हैं। और ये फैक्चुअल पैसेज ना बहुत ईजी होता है, जो हमने ऊपर देखा डिस्कर्सिव पैसेज से बहुत ईजी होता है। अभी तुम खुद देखोगे कैसे। पढ़ो, रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज कॉज्ड वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। सबको पता था एनवायरमेंट प्रॉब्लम हुई है, ग्रीन एरिया कम होने की वजह से, पेड़ पौधे कम होने की वजह से। तो पीपल स्क्वीज बिटवीन कंक्रीट स्ट्रक्चर आर लुकिंग फॉर वेरियस वेज टू मीट देयर लॉन्गिंग फॉर ग्रीन। ठीक है, मतलब कि अपनी ग्रीननेस के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं लोग, जो लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए हैं। वन ऑफ द वेज टू डू सो इज वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स। वर्टिकल गार्डन्स तुमने देखा होगा कई जगह पर, कई सारे फ्लैट अपार्टमेंट में, और ग्रीन वॉल्स। वर्टिकल गार्डनिंग इज अ यूनिक मेथड ऑफ gardening where plants are grown in a vertical position or upward rather than in traditional method of planting them on ground। अब दूसरा पैरा पढ़ो, the purpose of vertical gardening and green walls which arise from studies of different disciplines, landscape, architect, engineer, etc. is to close the cold image of concrete and increase the visual value. In these systems, nature and structures are integrated and thus urban areas and the desired environment have become intertwined। क्या, इन दीज सिस्टम्स नेचर एंड स्ट्रक्चर आर इंटीग्रेट होते हैं, नेचर और स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, दस द अर्बन एरियाज एंड डिजायर्ड इन्वायरमेंट हैव बिकम इंटरविंड, आपस में मिल गए हैं, गुथ गए हैं, इंटरविंड हो गए हैं। कौन कौन, अर्बन एरियाज और डिजायर्ड इन्वायरमेंट की, जैसा हमें डिजायर्ड चाहिए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था कि इसको कंपेयर, हमने ऊपर ही देख लिया कंपेरिजन वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अब इसको कंपेयर किया गया है दो, यहाँ पे जैसे ऊपर था कंपेरिजन, यहाँ किसी कंपेरिजन है, यहाँ पे कंपेरिजन है उनके बीच जो कंक्रीट वॉल में रह रहे हैं, यानी अपार्टमेंट फ्लैट वगैरह में रह रहे हैं, और उसके बीच जो एक फिश है जो फिश बोल में रह रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। जैसे एक फिश बोल में रहती है फिश, तो उसको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन वगैरह के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। तुमने देखा होगा कि कैसे बॉल के अंदर, या क्या बोलते हैं यार उसको, एक्वेरियम के अंदर कैसे ग्रीन 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 प्लांट लगाए होते हैं, डेकोरेशन की होती है। तो उसी तरीके से ह्यूमन भी अपनी नीड्स मीट करने के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए अलग अलग पैटर्न, अलग अलग तरीके अपना रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। पैरा 2 जो हमने अभी पढ़ा, उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस में बताना है कि क्या स्टेटमेंट फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, क्या सब्जेक्टिव जजमेंट है, क्या ऑब्जेक्टिव डिटेल है। क्या बोल गए भैया, अरे आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये सब पढ़ो मेरे साथ और कुछ बताओ मुझे। पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। ध्रुव राठी वॉज बॉर्न इन 1990। ये मैंने रैंडम सा लिखा है, मुझे नहीं पता कब कौन पैदा हुआ था। ठीक है, अब ये पढ़ लिया तुमने पहला स्टेटमेंट। अब बताओ मुझे दो में से एक बतानी है, एफ है या ओ है, फैक्ट है या ओपिनियन है। बताओ। फैक्ट वो चीज़ होती है जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल प्रूव्ड चीज़ है, जिसको तुम प्रूव कर सकते हो। और ओपिनियन बस अपनी राय है, अपना विचार है, कोई कंक्रीट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव राठी वॉज बॉर्न इन 1990, इसको हम प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट से, बिल्कुल ये फैक्ट है। और ध्रुव राठी इज बेटर देन एल्विश, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ये एक ओपिनियन है। किसी को लगेगा ध्रुव बेटर है, किसी को लगेगा एल्विश बेटर है। ठीक है, उसी तरीके से ये एग्जांपल है, केक इज डिलीशियस, केक इज डिलीशियस, ये क्या है बताओ, फैक्ट है कि ओपिनियन है? अरे यार ये फैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ केक डिलीशियस होते हैं, कुछ केक नहीं होते हैं। किसी को वही सेम केक डिलीशियस लग सकता है, किसी को नहीं। तो ये क्या है, ये है ओपिनियन, ओ। वहीं केक कंटेन्स 250 कैलोरीज पर ग्राम, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको हम प्रूव कर सकते हैं न्यूट्रिशनल टेस्ट करा करके। अब आ जाओ, अब ये क्वेश्चंस करने ईजी होंगे तुम्हारे लिए। आओ देखो, द स्टेटमेंट दैट अर्बन स्पेसेस हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द डिजायर्ड नेचुरल सराउंडिंग्स थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर्स इन वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स इज आ। ये क्या है, ये एक फैक्ट है या ओपिनियन है? बताओ। ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये एक फैक्ट है कि ओपिनियन है कि जो अर्बन स्पेसेस हैं हैव बिकम मोर क्लोजली कनेक्टेड विद डिजायर्ड नेचुरल सराउंडिंग थ्रू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेचर एंड स्ट्रक्चर इन वर्टिकल गार्डन एंड ग्रीन वॉल। बट ये एक स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि वर्टिकल गार्डन और ग्रीन वॉल से ऐसा हुआ है कि नेचुरल सराउंडिंग से कनेक्ट हो गया। क्या, नेचुरल सराउंडिंग से कनेक्ट हो गया अर्बन स्पेसेस। तो ये एक फैक्ट नहीं है, क्योंकि इसको अभी प्रूव नहीं किया गया, ये एक ओपिनियन है, ये मानना है, ओ।
बिकॉज इट इज अ, अब देखो जो ओपिनियन होता है वो क्या होता है पता है, ओपिनियन होता है सब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है, कि कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ ये सच है, कोई व्यक्ति कहेगा क्या होता है SJ, सब्जेक्टिव जजमेंट। वहीं जो एक फैक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिटेल, कि जिसके बारे में किसी की 10-15 राय नहीं हो सकती है, जो सच है वो सच है। समझ गए? इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैं प्रैक्टिस शीट दे दूंगा अनसीन पैसेज की डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पे। अब देखो, जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। क्या जस्टिफाई करना है? वाइल द सर्वे रिजल्ट्स सजेस्ट दैट वर्टिकल गार्डन्स may be effective in improving the quality of life in urban areas, further research and evaluation may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawback। बिल्कुल सही है, वही जो ऊपर हमने देखा कि ये क्या है, ये एक ओपिनियन है। अगर हमें और अच्छे से जानना है इसके बारे में कि कितना सच है तो फर्दर रिसर्च एंड इवेल्युएशन में भी नेसेसरी। तो यस करके यस आई अग्री विद द स्टेटमेंट ऐसे करके जस्टिफाई करके 40 वर्ड में लिख दो, इजी जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हो। फिर बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट विच टू कंसर्न शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन एड्रेस। बताओ, ये हमें ऊपर अभी पैरा में देखना पड़ेगा, पैरा में पढ़ना पड़ेगा कि क्या दो कंसर्न देखना पड़ेगा। तो वर्टिकल गार्डन केस स्टडीज ऑफन शो दैट थ्रू फंक्शनैलिटी शुड बी इन द फोरग्राउंड। When vertical grasses are planted, they are generally made as aesthetic elements in the city's underpass and city square and decorative elements in residences without seeking functionality. Experts support the visual quality and evaluation of landscape architecture. ठीक है? Experts support visual quality and the evaluation of landscape architecture is determined based on the satisfaction of the user. Hence, a survey questionnaire was prepared for residents of age group from a metropolitan city. ये नीचे सर्वे एक डेटा दिया होगा हर इस तरह के पैसेज में। The study acknowledges that vertical gardening has potential to transform urban space into green, sustainable areas, and further research should explore the impact of vertical gardening on environment and human well-being. तो क्या दो चीज़ हैं जो हमें देखनी पड़ती है वर्टिकल गार्डन को इंस्टॉल करने से पहले? तो अगर हम ये स्टेटमेंट के बेसिस पर देखें तो विजुअल क्वालिटी, सपोर्ट द विजुअल क्वालिटी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ यूजर। ये तो इस टेबल की बात हो रही है। हमें दो चीज़ जो चाहिए वो होगी उसकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि क्या होगा उसका पैसा कितना लगेगा लगने में, और एरिया क्या है जहाँ पे इंस्टॉल करना है, और नीड क्या है। ठीक है? अरे बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, अपने से बना करके यहाँ पे लिखनी है। अब टेबल 1 में द स्टेटमेंट वर्टिकल गार्डन इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर एंड आउटडोर रिसीव द मोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट विद 51 respondents indicating a neutral stance. State any one inference that can be drawn from this. टेबल 1 स्टेटमेंट 3 में, टेबल 1 ये है अपनी टेबल 1 स्टेटमेंट 3 कि इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर एंड आउटडोर। अब इसमें क्या है, 172 लोग स्ट्रांगली एग्री करते हैं, फिर 51 लोग न्यूट्रल हैं, 28 डिसएग्री, 2 स्ट्रांगली एग्री, अब स्ट्रांगली डिसएग्री। अब इस पर क्या पूछा गया है कि द मोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स विद 51 रिस्पॉन्डेड इंडिकेटिंग अ न्यूट्रल स्टैंड। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हो सकता है पार्टिसिपेंट को सही तरीके से ना पता हो, वो लोग ऐसे ही वोट कर रहे हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, तो कुछ भी एक अपने मन से बना करके लिख सकते हो। यहाँ पर यही फायदा है इन सारे, जैसे 4th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था, इन सब में तुम्हारे मार्क्स कटने के चांस है ही नहीं, कुछ भी अपने से बना के अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अब ये सबसे ईजी क्वेश्चन है कि इंटरवीन्ड क्या है। इंटरवीन्ड क्या होता है? गुथा हुआ, आपस में मिला हुआ। तो वो ये फिगर दिखा रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2। ठीक है? फिर ये 7 इन्फर 1 बेनिफिट। इन्फर मतलब क्या? कंक्लूजन, कंक्लूड 1 बेनिफिट एंड 1 ड्रॉबैक। एक बेनिफिट और एक ड्रॉबैक बता दो वर्टिकल गार्डनिंग का इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन सच एज कम्युनिटी गार्डन और पार्क। अब बता दो क्या क्या, कोई सा भी लिख दो यार, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, कि ये स्मॉल स्पेसेस में इंस्टॉल हो सकता है, वॉल्स वगैरह में इंस्टॉल हो सकता है, और दूसरा कुछ भी लिख दो कि कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, एरिया बहुत ज़्यादा लेता है, कुछ भी लिख दो यार, छोटा मोटा कोई भी लिख दो अपना, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज, 2 मार्क्स का है, मार्क्स नहीं कटेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी। अब जो ऊपर इतना लंबा हमने पढ़ा, इससे हम क्या एक मेन टेक अवे कह सकते हो, एक मॉरल सेंटर आइडिया क्या ले सकते हैं? तो बताओ कि वर्टिकल गार्डनिंग हैज मिनिमल इम्पैक्ट ऑन environment or human well-being. Vertical gardening is sustainable practice that can transform urban areas into green areas. The impact of vertical gardening on environment and human being has already been thoroughly explored. The study needs to include experts from horticulture firms to afford any recommendation from further research. बताओ, तो हमने आखिर में ही देखा था ये लास्ट स्टेटमेंट कि द स्टडी एक्नॉलेज दैट वर्टिकल गार्डनिंग हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म अर्बन स्पेसेस इनटू ग्रीन सस्टेनेबल एरियाज।
ठीक है, ये क्लियर हमने कंक्लूजन देखा, विच इज ऑप्शन बी। खत्म होता है यहाँ पर अपना फैक्चुअल पैसेज बी। दोनों पैसेज हमने देख लिए किस तरह से करने हैं। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम चैनल पढ़ लक्ष्य पर मिल जाएगी। और ये वीडियो देख लेना जहाँ पर ग्रामर करवा रखा है, बहुत कम टाइम में मार्क्स पक्का 10 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे ग्रामर में। और राइटिंग सेक्शन का भी ये वीडियो जरूर देख लेना, मिस मत करना। और बहुत जल्द टॉप क्वेश्चंस, हॉटस्पॉट क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी चैनल पे, तो नोटिफिकेशन छेड़ लो कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, पढ़ लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। एंड देन जाना पढ़ ले।